मेरे अजीज दोस्तों, ये यकीन कर लीजिए कि आपके अलावा इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो आपके सामने बेबस हैं और खुदा चाहता है कि आप इन बेबस लोगों के लिए क्या कारनामा अंजाम देंगे। जैसे खुदा ताला ने आपको एक अलग सूरत, अलग शख्सियत, एक मुख्तलिफ फिंगरप्रिंट्स और तो और मुख्तलिफ डीएनए के साथ पैदा किया है और साथ साथ आपको एक सलाहियत देकर भेज दिया गया है कि आप इस दुनिया में कुछ मुख्तलिफ करेंगे। ये कॉलेज, ये इंस्टीट्यूट, ये शहर, ये मुल्क, ये दुनिया, ये आप ही का एक स्टेज है और इस स्टेज पे आप सब ने एक मुनफरिद रोल प्ले करना है। अब आप ये यकीन कर लीजिए कि अगर आपको K2 या माउंट एवरेस्ट सर करना नहीं आता तो ये आपकी फील्ड ही नहीं है। आपको खुदा ने इस मैदान के लिए पैदा ही नहीं किया। आप ये यकीन कर लीजिए कि इस दुनिया में आपको कुछ मुख्तलिफ और बहुत बड़ा करने के लिए भेजा गया है, जो K2 और माउंट एवरेस्ट को सर करने से भी बड़ा मार्का है। आपके दिल और दिमाग में जो भी सलाहियत है उसे तलाश करने की कोशिश कीजिए और फिर आप समझ। वाओ मुंतहा, वाओ, क्या स्पीच दी है तुमने। ये कंपटीशन ना सिर्फ तुम ही जीतोगी। मतलब तुमसे अच्छी स्पीच तो कोई कर ही नहीं सकता। अब्बू जी, आपको मेरी स्पीच पसंद नहीं आई? क्यों नहीं बेटा, जैसा कि हिबा ने कहा है, मुकाबला तुम ही जीतोगी और पूरे कॉलेज में तुमसे अच्छी तकरीर तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें मुकाबले जीतने की रेस में नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम सबसे अच्छी, बल्कि दुनिया में सबसे अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर बनो। उसके लिए तैयारी करो, फिर मैं भी हिबा की तरह तुम्हारे लिए तालियां बजाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक बेटा। अरे भाई नज्जो, कहाँ थी तुम भाई? कहवा बनाने को कहा था तुम्हें। साहब जी, वो लीमू फ्रिज में पड़े पड़े गल गए थे, इसलिए मैं ये ताजा लीमू खरीदने गई थी। वैसे नज्जो, तुम में दो बातें बहुत शानदार। एक तो तुम कहवा बहुत अच्छा बनाती हो और दूसरा अपना दिमाग खूब लड़ाती हो तुम। साहब जी, जब खुदा ने दिमाग दिया है तो लड़ाने के लिए ही दिया है ना। लेकिन नज्जो, एक बात बहुत गलत हुई तुम्हारे साथ। वो क्या साहब जी? तुम सिर्फ 5 जमातें ही पढ़ सके। हाँ साहब जी, वो दरअसल। अच्छा खैर ठीक है, अब तुम जाकर कहवा बनाओ और अंदर जाकर मुंतहा को ये बात जरूर बता देना। कौन सी बात? अरे भाई, यही दिमाग लड़ाने वाली बात। वो क्यों साहब जी? क्योंकि उसकी आंखों के जो लीमू है ना, उसमें से ताजा रस टपक रहा होगा। अच्छा खैर छोड़ो, जाओ कहवा बनाओ। हाउ स्ट्रेंज यार, मतलब अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब्बू जी शायद ठीक ही कह रहे हैं और शायद मैं ही उनकी बात को समझ नहीं पा रही हूँ। तो मतलब और क्या करना होगा तुम्हें यार? इतनी तैयारी, इतनी रिसर्च, इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद तुमने इतनी अच्छी स्पीच तैयार की थी। अंकल ने तो जैसे इतनी मुश्किल से सुलगाई हुई आंख पर ना 2 मिनट में पानी का ग्लास डाल दिया। नहीं। क्या क्या चाहिए? जी वो चाहिए तो कुछ नहीं था, बस वो साहब जी कह रहे थे कि बीबी जी से जाके कह दूं कि अगर खुदा ने दिमाग दिया है तो उसे लड़ाना तो पड़ता है। अब ये क्या बात हुई? इसका क्या मतलब है? अब्बू जी मुझसे चिंगारी नहीं बल्कि एक लावा चाहते हैं। बात सुनो मेरी, तुम यहीं पर रुको, मैं अंकल से जाके खुद बात करती हूँ। नहीं, तुम क्या कहोगे अब्बू जी से जाके?
उनसे ये पूछूंगी कि कंपटीशन जीतने से बढ़ के और क्या चाहते हैं वो तुमसे यार। तुम रुको, मैं बात करके आती हूँ। अरे अरे सुनो तो। आ रही हूँ मुंतहा। एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि इंसान लिखना पढ़ना सीख जाए। एजुकेशन ये है कि इंसान सोसाइटी में बैठना उठना सीखे। एक्सक्यूज मी अंकल। अंकल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मुंतहा को इस तरह क्यों डिस्करेज कर रहे हैं। 3 हफ्ते लगाकर बहुत मेहनत की और फिर ये स्पीच तैयार की है। अच्छा बस हिबा, और मत बोलो। नहीं, हिबा का सवाल बहुत अहम है, इसे बात करने दो। हिबा बेटा, बैठ के बताओ, अपने कंफ्यूजन को एक्सप्लेन करो। अंकल देखें, आपसे ज्यादा आपकी बेटी हिम्मत अफजाई की उम्मीद किसी और से नहीं करेगी, और अगर आप ही उसको डीमोटिवेट करते रहेंगे तो वो कॉलेज में सबके सामने किस तरह डिलीवर करेगी। हिबा बेटा, मैं और तुम यानी हम दोनों ऑडियंस है इसकी, राइट? हमारी सोच अलग है, हमारी उम्रों में बहुत फर्क है, तो जाहिर है हमारी सोच भी अलग होगी। और मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम इतनी एक्साइटेड होकर तालियां बजा रही हो इसकी टूटी फूटी तकरीर पर। तो बेटा, तुम कैसे एतराज कर सकती हो कि मैंने मुमताह की स्पीच को पसंद नहीं किया? मेरे ख्याल से तुम दोनों ये जानना चाहती हो कि मुझे मुमताह की तकरीर पर इतना एतराज क्यों है, जो तकरीर इसने इतनी मेहनत से तैयार की। देखो बेटा, इस स्पीच के लिए टॉपिक तुमने खुद चुना था, और इस टॉपिक के लिए एट्रीब्यूट्स मैंने डिफाइन किए थे तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें चंद नुकात लिख कर दिए और तुमने उन्हीं को एलैबोरेट कर दिया। तुमने तो सोचा ही नहीं कि ये गॉड गिफ्टेड क्या होता है, क्या होती है ये खुदादाद सलाहियतें, कहां होती है ये यहां होती है, और ये हिडन होती है, छुपी हुई, जो किसी ना किसी चुभन से एक्टिवेट होती है और किसी ना किसी दर्द से जिंदा होती है। अपने जहन में इस दर्द और इस चुभन को महसूस करो और फिर अपने टॉपिक के एट्रीब्यूट अपने जहन में फीलिंग से एलैबोरेट करो। बेटा, दूसरों को मोटिवेशन देने के लिए पहले खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दूसरों को हक बात और सब्र की तलकीन करने के लिए पहले ये दोनों चीजें अपने ऊपर अप्लाई करनी जरूरी है। मुंतहा बेटा, तुम बहुत अच्छी तकरीर कर लेती हो, लेकिन इस सब में मोटिवेशन कहां है? बेटा, तुम्हारी ये स्पीच तालियां तो बजवा देगी, लेकिन किसी लड़की को अपने अंदर की खुदादाद सलाहियतें तलाश करने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकेगी। आप जी कहवा। रुको नज्जो, रुको बेटा। ये जो नजमा है ना, इसमें एक खुदादाद सलाहियत है। इसके हाथ के खानों में हमेशा एक जैसा टेस्ट नहीं होता। ये मूड देखकर खानों में इंग्रेडिएंट जो है ना वो चेंज करती है। नजमा, आज तुमने इस कहवा में कोई नई चीज डाली है ना? क्या है वो? साहब जी, इसमें मलट्ठी डाली है। वो क्यों भला? साहब जी, बारिशों का मौसम है और हवा में खुनकी बहुत है, और वैसे भी आपको हल्की हल्की खांसी हो रही थी तो मैंने सोचा। ठीक है, शुक्रिया, जाओ। देखा, एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि इंसान लिखना पढ़ना सीख जाए। एजुकेशन ये है
कि इंसान सोसाइटी में बैठना उठना सीखे। तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। क्या कल फाइनल राउंड से मुझे ये तो पता चल गया कि मुझसे अच्छी स्पीच कोई नहीं कर सकता। ये तो है। लेकिन मुझे उस मुंतहा से डर लग रहा है, कहीं वो मुझसे अच्छा डिलीवर ना कर दे। यार तुम तो फाइनल से पहले ही हार मान रही हो। मैं और हार मान जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं हार नहीं मान रही हूँ, मैं तुम लोगों को स्ट्रेटेजी बता रही हूँ कि कैसे उस मुंतहा से जीता जा सके। वो कैसे? वो ऐसे कि हमें उसका कॉन्फिडेंस किल करना पड़ेगा। उसकी कमजोरी है उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसका मोटापा। बिल्कुल सही। वो जैसे ही स्टेज पर जाए, तुम दोनों पीछे से मोटी मोटी ओए मोटी चिल्लाने लगना और उसको इतना टीज करना कि बेचारी डर कर माइक छोड़ के भाग जाए। क्या ख्याल है? सही बोला, बिल्कुल सही ख्याल। चलो फिर लग जाओ मिशन पे। सही है। सच पूछो तो मुझे समझ आ गई है कि वैसे अंकल क्या बोल रहे थे, लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि अंकल बोल क्या रहे थे। लेकिन मैं सब समझ गई कि अब्बू जी क्या बोल रहे थे और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन पे उतरने तक ना बहुत टाइम और बहुत मेहनत की जरूरत है। यू मीन कि तुम आज जो स्पीच करने वाली हो वो सिर्फ और सिर्फ तालियों के लिए करने वाली हो, अपने फादर की एक्सपेक्टेशंस के लिए, राइट? जी बिल्कुल, सिर्फ अपने अब्बू जी के। मुंतहा, मिस साई में तुम्हें क्लासरूम में बुला रही हैं। खैरियत? हाँ, वो कहती है जो स्पीच तुम्हारे स्टेज पे देने जा रही हो ना, उससे पहले वो तुम्हारी स्पीच सुनना चाहती हैं। अच्छा चलो। लेट्स गो। वो देखो मोटी आई है, इसके दिमाग की बैंड आज ही से बजाते हैं। चलो चलो शुरू हो जाओ। देखो मैं क्या करती हूँ अभी, तुम अभी देखो। ओए मोटी, मोटिवेशनल स्पीकर। समीरा बिहेव, क्या बदतमीजी है ये? मैंने क्या कहा? मैं तो सिर्फ इतना ही कहा, मोटिवेशनल स्पीकर। हिबा चलो प्लीज। रुको एक मिनट, तुम जैसी लड़कियां ना अपने माँ बाप की इज्जत को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं, और मुझे लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ना तुम्हें इसीलिए भेजते हैं यही सब कुछ करने के, लोगों का मजाक बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल वैसी, जैसी मुंतहा के पेरेंट्स ने उसको खिला खिला के बलून बना दिया। वैसे ना कैलोरीज नाम की भी कोई चीज होती है, या तुम खाते वक्त उसको इग्नोर कर देती हो। बिल्कुल। हिबा चलो प्लीज। वैसे सुन सुन सुन, तुम्हारा नाम मुंतहा नहीं बेइंतहा होना चाहिए था। चलो यार, मिस साई में इंतजार कर रही हूँ। हिबा चलो प्लीज। ओए, वैसे मोटी, तुम क्या किसी को मोटिवेट करोगे? पता तुम वो मोटी हो जो सुबह अपना वेट चेक करती है 90 kg और जब शाम को चेक करती है ना 92 kg। क्या था? मोटिवेशनल, मोटिवेशनल, मोटिवेशनल। Just shut up! तुम तीनों को तो मैं देख लूंगी। अरे चलो चलो, तुम्हें भी मैं देख लूंगी। मोटिवेशनल, मोटिवेशनल, मोटी। कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आधे घंटे रह गए फाइनल राउंड स्टार्ट होने में, और प्रिंसिपल से बात करने के लिए भी 2 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है। रजिस्ट्रार मिस क्या कर लेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। गुस्सा और हंसी से मेरे पैर कब आ रहे हैं, मेरी ज़बान कैसे चलेगी? मतलब तुम ये सब कुछ छोड़कर जा रही हो, यानी हार मान के जा रही हो। मिस, आपने बुलाया? मुंतहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी होगी, लेकिन फिर भी मैं सुनना चाहती हूँ कि तुम कैसे प्रेजेंट करोगी। जी जी मिस। क्या जी मिस? जस्ट स्पीक अप नाउ। मुंतहा बोलो। अजीज दोस्तों, आपके दिलो दिमाग में जो सोच, जो ख्यालात और जो सलाहियत है उसे तलाश कीजिए, फिर उसमें जोश और बलबला की आग शामिल कीजिए
और फिर उसे जुनून की हिद्दत से गरमाइए। यकीन कीजिए, यही फॉर्मूला निगार खातून के पास था, जो पाकिस्तान की पहली लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर बन गई और पूरे पाकिस्तान को उन पर फख्र है। और यही इंफरादियत पाकिस्तान की पहली आर्किटेक्ट खातून, जो कौम की बेटियों के लिए यास्मीन लारी के नाम से जानी गई। और यही जज्बा सारा कुरैशी के पास था, जिन्होंने कौम की बेटियों को बता दिया कि वो भी एयर ऑपरेशन इंजीनियरिंग करके पूरी दुनिया को हैरान कर सकती हैं। वेरी गुड। थैंक यू मैम। और यही जुनून परवीन रहमान के पास था, जिन्होंने जहनी पस्ती की दलदल में फंसे हुए लोगों को अपने शऊर की दौलत बांटी। ए सुनो सुनो, ये उस भैंस की आवाज लग रही है, सुनो जरा। यहाँ तक कि उन्हें शहीद कर दिया गया, लेकिन आज तक उनका प्रोजेक्ट औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जिंदा रह गया। ये देखो मिस साइमा के सामने कैसे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही है। चलो इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। बोलना शुरू करो। और यही फॉर्मूला What the hell is this? मैम ये नाजिया और उसके सारे फ्रेंड्स ना मुंतहा को बार बार चिढ़ा रहे हैं, हर वक्त टीज करते रहते हैं। तुम क्यों रो रही हो? Oh my God, मुंतहा, ये सब उनके टैक्टिक्स हैं, सिर्फ तुम्हें हराने के लिए। लेकिन तुम उसकी किसी भी चाल में नहीं आओगी। Just keep going. और यही फॉर्मूला पाकिस्तान की। क्या बदतमीजी है ये? सॉरी मैम, वो बाहर ना कुछ लड़कियां एक लड़की को मोटी मोटी करके चिढ़ा रही हैं और उन्हीं ने मुझे अंदर धक्का दे दिया। मोटिवेशनल। मैम आप सुन रही है ना? देखिए मैम, सुने, मोटी मोटी कह रही है। मुंतहा फेंक दो, मुंतहा रुको, मुंतहा 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 रुको, मेरी बात सुनो। पागल हो गई हो क्या? तुम क्या कर रही हो? कंपटीशन छोड़ के जा रही हो? तो और क्या करूं? अपनी बेइज्जती करवाने के लिए मैं स्टेज पर चली जाऊं या खामोश रहेंगी, बातें नहीं कसेंगी? कैसे परफॉर्म करूंगी? माइक क्या है? तुम्हें करना पड़ेगा मुंतहा, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा इन सब लोगों को। मुझसे नहीं होगा, प्लीज मुझे जाने दो। अच्छा लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। हम मैडम के पास जाएंगे, हम मैडम से बात करेंगे और फिर मिस साइमा भी तो हमारे साथ है ना। हम प्रिंसिपल के नोटिस में भी ले आएंगे ये सारी बातें। आई प्रॉमिस यू, मैं हॉल में किसी को नहीं आने दूंगी। कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ आधे घंटे रह गए फाइनल राउंड स्टार्ट होने में, और प्रिंसिपल से बात करने के लिए मुझे 2 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है। रजिस्ट्रार बस क्या कर लूंगी, तो कुछ नहीं कर सकता। गुस्सा रसीद मेरे पास कब आ रहा है, मेरी ज़बान कैसे चलेगी? मतलब तुम ये सब कुछ छोड़कर जा रही हो, यानी हार मान के जा रही हो? मुंतहा तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा। बी स्ट्रांग यार। नहीं, मैं बहादुर हूँ, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझे जाने दो, मैं मजीद नहीं रोना चाहती। मुझे जाने दो। क्यों करते हैं यार ये सब लोग इसके साथ? ये हमें मोटिवेट करने आई थी और अब घर जाके अपना वेट करेगी और फिर रोएगी, फिर हमें बताएगी कि इसका वेट कितना कम हुआ। ओहो, तुम चुप करोगे दोनों। मेरी स्पीच नहीं मिल रही है यार। क्या मतलब तुम्हारी स्पीच नहीं मिल रही? और तुमने अभी तक याद भी नहीं की? यार डैडी ने अपने ऑफिस के किसी जूनियर क्लर्क से लिखवाई थी। अब मुझे थोड़ी पता था, मैंने सोचा था कि मैं ऑन द स्पॉट याद कर लूंगी। तुम जानते तो हो कि मैं कितना जल्दी रट्टा लगाती हूँ। वो तो तुम मास्टर हो। आधे घंटे से कम टाइम रह गया और तुम कह रही हो कि तुम्हारी स्पीच नहीं मिल रही। अच्छा एक मिनट, मुझे मामा को कॉल करने दो, शायद मेरे रूम में पड़े होंगे पेजेस। तो आंटी क्या करेंगी? आधे घंटे में यहाँ कैसे पहुँचाएंगी और तुम रट्टा कैसे लगाओगे, फिर स्पीच कैसे दोगी? मुझे डिप्रेशन में मत लाओ। मैं मामा को कहती हूँ मुझे पिक्चर्स भेज देंगी यार, और मैं रट्टा लगा लूंगी। चुप कर जाओ। काम डाउन। मुझे कॉल करने दो। उठाई? नहीं, वो मामा कॉल उठा ले प्लीज। गाइस मुझे लग रहा है मामा सो रही हैं। अब क्या करना है? तुम परेशान नहीं हो, एक काम करते हैं, लाइब्रेरियन के पास चलते और उनसे स्पीच लिखवा लेते हैं। कौन? महमूद अंकल? हाँ चलो लाइब्रेरियन के पास चलते हैं। याद नहीं, हम समझ नहीं आ रहे। महमूद अंकल। अच्छा महमूद अंकल, आप हमें मिल गए। मैं आपको ढूंढते हुए लाइब्रेरी जा रही थी। वो दरअसल एक मसला हो गया है, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दें प्लीज।
क्या मसला हो गया बेटा? खैरियत तो है ना? महमूद अंकल, वो 25 मिनट में जो है मेरा कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और मुझसे ना मेरी स्पीच गुम हो गई है। मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैंने किसी से लिखवाई थी। प्लीज महमूद अंकल, आप मुझे ना बस फटाफट किसी भी टॉपिक के ऊपर ना स्पीच लिख के दे दें। अगर आपने नहीं लिख के दी ना तो मैं फाइनल राउंड से बाहर चली जाऊंगी। बोलो ना प्लीज अंकल। 25 मिनट बाकी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो बेटा, लिखने से पहले सोचना पड़ता है और मेरे सोचने, लिखने और आपके याद करने में टाइम तो लगेगा। महमूद अंकल, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें, ये बड़ी रटेबाज है। बस आप लिख दें, जल्दी जल्दी ये याद कर लेगी। प्लीज प्लीज महमूद अंकल, प्लीज। ठीक है, मैं लिख दूंगा, लेकिन कम से कम मुझे आधे घंटे का मार्जिन तो चाहिए ना? डन, दे दिया। आधे घंटे का आप टाइम ले ले। तुम मेरी बात सुनो, तुम ना अरेंजमेंट्स वालों से कहो कि वो मेरी अनाउंसमेंट ना सबसे लास्ट में कर दे। आप तब तक मुझे एक एक पैराग्राफ करके दे और मैं रट्टा लगाती जाऊंगी। बस ठीक है, हो गया। हाँ, लेकिन तकरीर का टॉपिक कैसे चूज करूं? मैं समझ नहीं आ रहा। महमूद अंकल, कुछ भी लिख के दे दें, किसी भी टॉपिक पे। आप तो इतने जीनियस हैं, इतने स्मार्ट हैं। बोल तो रहा हूं कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ गई, ये उस मोटी के मोटे मोटे आंसुओं की वजह से हो रहा है सब कुछ। मोटे मोटे आंसू? क्या कह रही हो? मतलब ये कि जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है, जाहिर सी बात है बदले में उसके साथ भी तो बुरा ही होता है ना। मिल गया टॉपिक। मिल गया टॉपिक? क्या सोचा आपने? क्या टॉपिक मिल गया? यानी जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता है। आप थोड़ी देर बाद मेरे ऑफिस में आए और वहां से कलेक्ट कर लें, ठीक है? थैंक यू। तो दूसरों को तंग करता है वो फिर जल्दी करे ना, और कितना टाइम लगेगा? ये लो, इसे अच्छी तरह याद कर लो। मुआशरे के नासवर। हाय हाय हाय, मुआशरे के नासूर। मुआशरे के नासूर, लेकिन अंकल टॉपिक तो कुछ और था ना। टॉपिक वही है, ये उन्वान है, मुआशरे के नासूर। अच्छा ऐसे करो, एक दफा मुझे सुना दो ताकि मैं तुम्हारा तलफ्फुज चेक कर लूं। अरे जल्दी कर लो यार, 10 मिनट रह गए। ओके, पढ़ रही हूँ। अजीज दोस्तों, आप इस इरादे नहीं, इदारे। आप इस इदारे से अपनी तालीमी असनाद लेकर जिस मुआशरे का हिस्सा बनने वाली हैं, वहाँ कुछ मुआशरे के नासूर भी मिलेंगे। और फिस्को फजूर का बाजार गर्म करने में मसरूफ रहते हैं। ठीक है सर, ये बहुत ज्यादा सलीस उर्दू नहीं है। बेटा तुमने तो रट्टा लगाना है ना? हाँ, पर कुछ समझ भी तो आए। बेटा, जिन जजेस ने तुम्हारी तकरीर पे नंबर्स लगाने हैं ना, उन्हें सब समझ आ जाएगी। तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? हाँ? सर लेकिन थोड़ा आसान कर दे तो। अगर आपको नहीं चाहिए ना तो यहाँ टेबल पर रखो और जाओ, मुझे और भी बहुत काम करने हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा लिखा है। थैंक यू। चलो गर्ल्स, चलो यहाँ से। थैंक यू अंकल। थैंक यू महमूद अंकल। सलीस उर्दू। अब इन जाहिलों को कौन समझाए कि तकारीर में सलीस उर्दू ही लिखी जाती है, इन्हीं के एक्स्ट्रा नंबर्स मिलते हैं। अपने मोटापे और वजन की सबसे ज्यादा फिक्र मुमताह को ही रहती है। इसने सारी जिंदगी अपना वजन कम करने के लिए टोट के सारे हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन अपनी फिजिक को चेंज नहीं कर सकी। अंकल, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ,
कुछ तो कहें आप अंकल। आई मीन ये रो रही है, इसके साथ ज्यादती हुई है। मुंतहा बेटा मुमताह ने वो ही किया जो वो कर सकती थी, जितनी उसकी एज है और जितनी वो मैच्योर है। उसके मुताबिक मुमताह का इमोशनल होना और फंक्शन छोड़कर आना जस्टिफाइड। अंकल मैं तो कब से इसे समझाती आ रही हूँ कि अपने वेट पे कंट्रोल करे, वरना इस तरह तो लोग बाहर मजाक बनाते रहेंगे। लेकिन मैंने अपनी बेटी से कभी ये नहीं कहा कि वो अपनी रज्जू। जी साहब जी। बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? साहब जी मैं पिछले महीने 29 साल की हो गई थी। तो तुम्हारी शादी क्यों नहीं है अभी तक? साहब जी अब क्या बताऊं, लड़के वाले मुझे पहली नजर में ही पसंद नहीं करते क्योंकि मेरा रंग गोरा नहीं है। भाई तुम्हें वो रंग गोरा करने वाली क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए थी। क्योंकि जी जिसे गोरे रंग से प्यार है उसे मेरी कदर क्या होगी। मुझसे ज्यादा तो उसके लिए रंग गोरा करने वाली क्रीमें अहम होंगी। और मैं तो उससे शादी करूंगी जो मेरे गुण तलाश करेगा, ना कि मेरी खराबियां। रुको, ये बातें तुमने कहां से सीखी? साहब जी मेरे अब्बा कहते हैं कि सेब को लाल रंग रंगने से वो बिक तो जाता है, लेकिन जब वो अंदर से कच्चा निकलता है तो लोग उस सेब की कदर नहीं करते, उसे फेंक देते हैं और फल वाले को भी गालियां देते हैं। तुम्हारे अब्बू करते क्या है? जी फ्रूट की रेड़ी लगाते हैं। देखा, बच्चों में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और फिलॉसफी का प्रोफेसर हूं और मैं जिंदगी को हमेशा इन तीनों जावियों से देखता हूं। अब मैं मुमताज से क्या कहूं? अब वो इन तीनों सब्जेक्ट में किसी एक की भी स्टूडेंट नहीं है। मैं इसे अपनी बातों से कन्विंस नहीं कर सकता कि इसे कंपटीशन छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अपने मोटापे और वजन की सबसे ज्यादा फिक्र मुमताह को ही रहती है। इसने सारी जिंदगी अपना वजन कम करने के लिए टोट के सारे हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन अपनी फिजिक को चेंज नहीं कर सकी। बेटा जब बनाने वाले ने उसका फिजिक स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया है तो हम कौन होते हैं इसे ताना देने वाले? वाह क्या खूब कहा है। बड़े लोग तो बड़े लोग ही होते हैं। अब्बू जी, हाँ बेटा। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बेटा, आओ बैठो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपके सामने। किस बात पे बेटा? क्योंकि जितना मजबूत और बाशऊर आप मुझे देखना चाहते थे वो मैं कभी नहीं बन सकी। बेटा फिलॉसफी का उसूल तो ये बताता है कि एक प्रोफेसर की बेटी को एक फल फरोश की बेटी से ज्यादा समझदार होना चाहिए। और फिलॉसफी के उसूल के तहत सबसे ज्यादा शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। लेकिन मैथमेटिक्स और फिजिक्स का उसूल ये कहता है कि तुम अपनी बर्थ टाइम से लेकर अपनी एज के हिसाब से अपने मैच्योरिटी लेवल को सही टाइम पे पकड़ने जा रहे हैं। और यही सही वक्त है तुम्हारे अंदर से मोटिवेशनल स्पीकर के बाहर आने का, जिसे मैं अपनी बातों और अपनी लेक्चर्स के जरिए घसीट कर बाहर नहीं लाना चाहता। बेटा
चिड़िया का बच्चा अंडे से अपना खोल खुद तोड़कर बाहर निकलता है। अगर उसको वक्त से पहले निकाल लिया जाए तो कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है। बेटा, अब मैं तुमसे वो बात कहूंगा कि जो एक प्रोफेसर को अपनी बेटी से करनी चाहिए। अब तुम्हें अपने दिल में और सहन में वो चुभन महसूस हुई है, वो दर्द वाइब्रेट हुआ है जिसने तुम्हें खुद को मोटिवेट करने पर मजबूर कर दिया है। मुंतहा बेटा, गो एंड गेट मोटिवेटेड एंड मोटिवेट अदर्स रिस्पेक्टिवली। और अब तुम अपनी मोटिवेशनल स्पीच का टॉपिक खुद सेट करोगी, उस पर रिसर्च भी खुद करोगी और उसका प्लेटफॉर्म भी खुद सिलेक्ट करोगी कि लोगों को कहां और किन किन लोगों को तुम्हें मोटिवेट करना है। थैंक यू अब्बू जी। मोस्ट वेलकम माय डियर। दैट्स लाइक माय चाइल्ड। हाँ, शाबाश। ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई। ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई। ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई। बल्कि मैं समझता हूँ कि आपकी आवाज पूरी दुनिया में पहुंचनी चाहिए। आप लोग जानते ही होंगे कि एक व्लॉगर होने के साथ साथ मैं एक टेलीविजन एंकर भी हूँ। जी जी, आपको कौन नहीं जानता हाशमी साहब। तेरे जैसी नहीं कोई। तेरे जैसी नहीं कोई। मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने कॉलेज का स्पीच कंपटीशन छोड़कर क्यों चली आई थी। इसलिए नहीं क्योंकि मेरा जिस्म मोटा है, पर इसलिए क्योंकि मेरा जहन बहुत कमजोर था। जिन लड़कियों ने मुझे मोटी मोटी कहकर चिढ़ाया, कंपटीशन से बाहर करने की कोशिश की, मैंने अपने जज्बात, एहसासात और इमोशनल सेंसिटिविटीज से उनको इस मकसद में कामयाब कर दिया। लेकिन मैं उन लड़कियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये पॉलिटिक्स वो मेरे साथ नहीं करती ना, तो मुझे कभी भी एहसास नहीं होता और मैं भी कंपटीशन जीत कर फर्स्ट मेडल हासिल करके पिक्चर्स लेके सोशल मीडिया पे डालती और खुश हो जाती। मुझे कभी अंदाजा नहीं होता कि मेरा अपना मजाक मेरे मोटापे की वजह से नहीं है, बल्कि मेरी कम अक्ली की वजह से है। और मुझे लोगों ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए सब कुछ करूं, और मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैं उतना रिड्यूस नहीं कर सकी। और तब मुझे समझ आया, जहां मेरी मर्जी नहीं चलती, वहां सिर्फ खुदा की मर्जी चलती है। और मुझे पता चल गया कि मेरे बहुत चाहने के बावजूद खुदा की ये मर्जी है मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूं। और अगर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तो वो खुदा की मर्जी का मजाक उड़ा रहे हैं, और अगर इससे खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कभी भी ये नहीं पता चल पाता कि मेरे मोटापे की वजह मेरा जेनेटिक स्ट्रक्चर है। हम अपनी मर्जी से गोरे पैदा नहीं होते, वैसे हम अपनी मर्जी से काले भी पैदा नहीं होते। तो हम क्यों गोरी रंगत को अहमियत देते हैं और काली रंगत से नफरत करते हैं? क्या ये खुदा की मर्जी को छुटलाने के बराबर नहीं है? एक इंसान या एक बच्चा अगर अंधा पैदा होता है तो क्या हम उसका मजाक उड़ाएंगे कि वो देख नहीं सकता? कोई बच्चा गूंगा या बहरा पैदा होता है तो क्या हम उसे ब्लेम करते हैं कि वो सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता? ऐसे कई लोग हैं जो पैदाइशी माजूरी के साथ पैदा होते हैं। कोई भी मुहज्जब माशरा उन्हें ब्लेम नहीं करता, इनकी स्पेशल केयर को सोशली एक्नॉलेज करता है। अगर हमें अफसोस होना चाहिए तो उन लोगों पे होना चाहिए जो किसी किस्म की जिस्मानी माजूरी
या जहनी माजूरी के साथ पैदा नहीं होते। वो ये समझ लेते हैं कि उनकी अपनी खुद अचीवमेंट है। जो किसी काले को काला कहकर खुद गोरे होने का ऐलान कर देते हैं, किसी मोटे को मोटा कहकर स्लिम होने को अपनी कोशिश मानकर चले जाते हैं। मैं कहती हूँ अगर आप मोटे हैं या आप मोटी हैं तो किसी को अपने मोटापे का मजाक उड़ाने मत दीजिए जिनकी जहनियत खुद मोटी हो चुकी है। हमें ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करना चाहिए, बताना चाहिए कि वही लोग हैं जो अपनी तंग नजर से सोसाइटी को देखते हैं। उन्हें हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए ताकि वो भी अपनी तंग नजर और छोटी जहनियत पर गौर करें और उन्हें भी खुदा की मर्जी को समझने की फुर्सत मिले। मैं हूँ मुंतहा सिद्दीकी और यही है मेरी पहचान। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं मोटी हूँ लेकिन यही मेरी पहचान है। ये मेरा पहला वीलॉग था लेकिन मैं बार बार आती रहूंगी, मुआशरे की डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी और आपको मोटिवेट करूंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी सब्सक्रिप्शन फैमिली का हिस्सा बने। अपना ख्याल रखिएगा। मैं मुंतहा सिद्दीकी। अल्लाह हाफिज। बेटा, बेटा मैंने तुम्हारे दुख में कभी अपनी आंखों को नम नहीं किया। मैंने ये आंसू तुम्हारी खुशी के लिए बचा कर रखे थे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। मैं देखती हूँ, जीती रहो, जीती रहो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरी बच्ची, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ये मुंतहा सिद्दीकी का घर है? फरहान हाशमी। ओह माय गॉड, वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉगर ऑफ पाकिस्तान। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्या मैं मुंतहा सिद्दीकी से मिल सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, प्लीज आइए आइए। थैंक यू। यकीन जानिए हाशमी साहब, आपको अपने घर में देखकर बहुत खुशी हो रही है। सर थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो मुझे आपकी बेटी से मिलकर ज्यादा खुशी हुई। एक व्लॉगर, ये मेरे लिए बहुत हैरत की बात है कि सिर्फ एक दिन में आपकी बेटी के तकरीबन 35K इनके व्यूज हैं और 1.5 के सब्सक्राइबर। रियली इट्स अ बिग अचीवमेंट। और असल बात तो ये कि ये बिल्कुल ट्रूली डिजर्व करती हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि आपकी आवाज पूरी दुनिया में पहुंचनी चाहिए। आप लोग जानते ही होंगे कि एक व्लॉगर होने के साथ साथ मैं एक टेलीविजन एंकर भी हूँ। जी जी, आपको कौन नहीं जानता हाशमी साहब। मुंतहा मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप मेरे प्रोग्राम में एज ए गेस्ट आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। अगर आप मुझे प्रमोट करने के बजाय मेरे मकसद को प्रमोट करेंगे तो मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं, अपने जैसे लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। उन्हें ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि कुदरत ने हमें अपनी ब्यूटी और लुक्स को एनहांस करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि अपने जहन और एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा है, ताकि हम कुदरत की निशानियों को लोगों तक पहुंचा सकें और सब मिलकर मॉकर्स को एहसास दिला सकें कि हमें नाशुक्री नहीं करनी, बल्कि खुदा की निशानियों को एक्सप्लोर करके उन्हें प्रेज करने के लिए भेजा गया है। शाबाश बेटा। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? श्योर, व्हाई नॉट। लेकिन उससे पहले क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ? आइए आइए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। नहीं कोई ओए मोटी